दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई एक बहुत ही अजीबोगरीब मूवी को लेकर आया हूं जिसको रोटेन टोमेटोज पर 98% की फ्रेश रेटिंग दी गई है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी कुछ लोगों के सर के ऊपर से जाने वाली है। हालांकि मैंने इसको शुरू में देख लिया था लेकिन अभी तक अवॉइड कर रहा था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस मूवी को कई जगहों पर बैन कर दिया था। अब वापस से फिर कई सारे कट्स के साथ बैन हटाया गया है, इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आ चुका हूँ। मूवी में बहुत ही डिफरेंट टाइप का डायरेक्शन है, साथ ही एक्टिंग, डायलॉग्स सब कुछ बहुत ही अजीब है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मूवी की शुरुआत में हम एक दुल्हा दुल्हन को देख पाते हैं जिसमें दुल्हे का नाम होता है गोपाल और दुल्हन का नाम होता है उमा। हम देखते हैं कि हाल ही में दोनों की शादी हुई है और गोपाल उमा से शादी करके उसे अपने साथ ट्रेन के जरिए मुंबई ला रहा होता है। हालांकि ट्रेन में जाते वक्त उमा जागी होती है जबकि गोपाल बुरी तरह से खर्राटे लेकर सो रहा होता है। फिर थोड़ी दूर ट्रेवल करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और गोपाल उमा को लेकर अपने घर पर आता है। अब हम देखते हैं कि गोपाल का घर बहुत छोटा होता है। अब पहले तो वो दोनों बिना एक दूसरे को देखे काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे से ना कोई बात करते हैं और ना ही कोई हरकत। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उमा साइड में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है, जिसे देखकर गोपाल घर से बाहर आ जाता है उमा की प्राइवेसी के लिए। फिर थोड़ी देर बाद उमा जब कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटी होती है तो अचानक गोपाल घर के अंदर आकर उमा को ही देखते रहता है। यानी इनडायरेक्टली गोपाल इशारों से उमा को बोल रहा होता है कि तुम अब घर के बाहर जाओ, मैं अपने कपड़े चेंज करने वाला हूँ। ये नोटिस करते ही उमा घर के बाहर आती है और सिगरेट जलाकर पीते हुए बाहर ही बैठी रहती है। फिर ये सब कुछ होने के बाद दोनों रात के वक्त अपना अपना मुंह फेर कर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को अचानक उमा की नींद टूट जाती है, इसलिए वो घर के बाहर आकर थोड़ा टहलने लगती है। मतलब कि नई जगह है इसलिए शायद उमा को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जब सुबह उमा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि गोपाल उस बिस्तर पर नहीं है, यानी वो गोपाल कब का उठकर अपने काम पर जा चुका होता है। इस बीच उमा जब घर का दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो बाहर इतनी सारी भीड़ और शोर शराबा देखकर वो झट से अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अब घर कहिए या कमरा, क्योंकि जो कुछ भी था बस यही था। खैर, इसके बाद वो ऐसे ही काफी देर तक घर में बैठी रहती है कि कब गोपाल आएगा और उसके लिए खाना लाएगा। लेकिन जब गोपाल नहीं आता और उमा को बहुत जोर से भूख लगती है तो वो घर के बाहर खाना खाने के लिए जाती है। पर तभी अचानक उसके पैर में गोबर लग जाता है और ठीक इसी मोमेंट पर उसकी पड़ोसन उससे थोड़ा मक्खन मांगने लगती है। यहाँ हमें इसकी पड़ोसन का नाम पता चलता है जो था शीतल। खैर, तो अब उमा शीतल से कोई बात नहीं करती बल्कि वो जल्दी से घर के अंदर जाकर झट से अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अब रात होने के बाद उमा को गोपाल के आने की आहट महसूस होती है तो वो खुद को प्रिपेयर करने लगती है कि जैसे ही गोपाल कमरे में घुसेगा तो वो उस पर गुस्सा करेगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो गोपाल अंदर आते ही सीधा लुढ़कते हुए एक कोने में जाकर सेट हो जाता है। उसको देखकर लग रहा था कि आज उसने कुछ ज्यादा ही नशा किया हुआ है। अब पहले तो उमा उसे हिलाने की कोशिश करती है, होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो समझ जाती है कि वो होश में आने वाला नहीं है तो वो खुद उसकी जेब को टटोलते हुए उसमें से कुछ पैसे निकालती है और फौरन मार्केट में जाकर कुछ खाने को खरीदती है। फिर हम देखते हैं कि वो घर आकर नशे में सो रहे गोपाल को देखते हुए वही बाजार का सामान खाती रहती है। यानी जब से वो यहाँ पर आई थी तब से उसने कुछ खाया ही नहीं था। खैर, फिर सुबह गोपाल की नींद खुलती है तो इसके सामने उमा ब्रश कर रही होती है। अब उमा इससे पूछती है कि कल तुम सारा दिन किधर थे? तो गोपाल बोलता है कि दरअसल मेरी नई नई शादी हुई है तो इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी और जब मैंने उनके लिए दारू मंगवाई तो उन्होंने मुझे भी जबरदस्ती पिला दी। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं घर जल्दी आ जाऊंगा लेकिन नहीं आ पाया। अब ये सुनकर उमा गोपाल के ऊपर बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि कल से मैं भूखी हूँ, तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या नहीं? और सुबह भी तुम बिना कुछ बताए घर से निकल गए, आखिर ऐसा क्यों किया? तो गोपाल उसको सॉरी बोलते हुए कहता है कि असल में तुम रात को बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए सुबह जब मैं उठा तो मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा क्योंकि मुझे लगा था कि तुम थकी हुई होगी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। खैर, इसके बाद गोपाल रोज की तरह जब अपने काम पर जाने लगता है तो आज उमा गोपाल से पैसे मांगती है ताकि पीछे से उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो ला सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि थोड़े पैसे टेबल पर रखकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। अभी तक इन दोनों को देखकर हमें ऐसा लग रहा होता है कि दोनों को ये शादी शायद पसंद नहीं आई क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। खैर, सुबह होने के बाद उमा ऐसे ही अपने घर के बाहर बैठी होती है और इधर उधर देख रही होती है। असल में ये एक छोटा सा मोहल्ला होता है जहाँ नजर कुछ दूर जाकर ही खत्म हो जाती थी। लेकिन तभी उमा को याद आता है
कि गोपाल ने जाने से पहले उसे थोड़े से पैसे दिए थे, इसलिए अब वो अपने लिए कुछ सब्जी, आटा, मक्खन और बाकी चीजें खरीद कर लाती है। अब घर आकर वो उन चीजों को रख कर घूरने लगती है, क्योंकि सामान लाते वक्त वो ये तो भूल ही गई कि उसे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन फिर भी उसे ट्राई तो करना था, पर सब्जी काटने के लिए सबसे पहले चाकू की जरूरत थी, तो इसलिए अब वो अपनी बगल वाली पड़ोसन शीतल के घर जाकर उससे चाकू मांगने लगती है। अब ये शीतल भी कम कार्टून नहीं थी, इससे पूछती है कि कौन सा चाकू चाहिए, आदमी को काटने वाला या सब्जी काटने वाला। तो इस तरह से वो एक बड़ा सा चाकू लाकर उमा के हाथ में थमा देती है। अब उमा को चाकू तो मिल जाता है, लेकिन इसे सब्जी ठीक से काटना ही नहीं आता, जिस वजह से वो चुपचाप बैठ जाती है। फिर रात होने के बाद हम देखते हैं कि गोपाल जब अपने घर वापस आ रहा होता है तो इसके मोहल्ले की सारी औरतें अपने हस्बैंड को खाना परोस रही होती हैं। लेकिन जब गोपाल अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उमा अभी भी आटे में ही उलझी हुई है। इसके बाद वो गोपाल को बोलती है कि ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए इसका कोई इंतजाम करो। तो थोड़ी देर सोचने के बाद गोपाल फौरन बाहर से खाना लेकर आ जाता है, जिसे ये दोनों बैठकर शांति से खाते हैं। फिर जब सोने की बारी आती है तो उमा जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर लेट जाती है और अपना हाथ आगे करके गोपाल को बुलाती है। लेकिन ये कार्टून नेटवर्क गोपाल उल्टा उमा को हैंडशेक करके चुपचाप सो जाता है। फिर सुबह होने के बाद जब गोपाल वापस अपने काम पर जाने लगता है तो उमा उससे वापस से पैसे मांगती है, जिस पर गोपाल कहता है कल ही तो दिए थे इतने पैसे, वो कहाँ गए। अब उसको पता चलता है कि कल उसने उमा को जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे अब तक खत्म हो चुके हैं। इसलिए गोपाल उमा को डांटने लगता है कि इतने पैसे तुमने एक दिन में खर्च कर दिए, क्या तुम्हें पैसे संभालना नहीं आता। लेकिन उमा उल्टा ही गोपाल को डांटने लगती है कि मुझे घर चलाना नहीं आता और ना मुझसे कोई हिसाब रखना आता है। तो इस तरह गोपाल जाने से पहले उमा को एक टाइम टेबल बनाकर देता है कि उसे किस दिन कितना पैसा खर्च करना है, कौन सी सब्जी बनानी है, कितने दाल चावल बनाने हैं, यही सब। इस तरह अब गोपाल के जाने के बाद उमा शीतल के पास जाकर थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लेती है। अब शाम होने के बाद उमा जब खाना बनाकर गोपाल को परोसती है तो खाना खाने के बाद गोपाल उमा की बहुत तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर उमा को बहुत ही बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। खैर, अब खाना खाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के चेहरे को ऐसे ही देखते रहते हैं, लेकिन दोनों के पास बात करने के लिए कोई शब्द नहीं होते। इस बीच अचानक उमा कहती है कि क्या मेरे साथ सिगरेट पियोगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों बाहर जाकर अब सिगरेट पीने लगते हैं। अब सुबह होने के बाद गोपाल अचानक से बहुत ज्यादा उल्टी करने लगता है, लेकिन उमा को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो बस वही बैठे बैठे उसे देखती रहती है। अब आज संडे होता है, इसलिए उमा गोपाल से कहती है कि हमारी शादी को हुए इतने दिन हो गए, मगर अब तक तुम मुझे एक भी दिन बाहर घुमाने नहीं ले गए। क्या तुम्हें पता है शहर में सभी पति अपनी पत्नियों को रविवार के दिन घुमाने ले जाते हैं। तो ये सुनकर गोपाल कहता है कि उमा तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों के बाद एक शादी है तो हम वहाँ पर चलेंगे, जिससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और हमारा घूमना भी हो जाएगा। लेकिन उमा कहती है कि मैं इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए तुम मुझे आज के आज घुमाने ले चलो, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब बेचारा गोपाल उमा को लेकर किसी जगह पर घुमाने के लिए ले जाता है। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि गोपाल और उमा 13 घंटों का सफर करके किसी समंदर किनारे के पास आते हैं और इस सफर में भी बस के अंदर गोपाल खर्राटे मारकर आधे वक्त सोता ही रहता है। हालांकि कुछ देर बाद ये दोनों घूमते फिरते भी हैं, लेकिन बस ऐसे ही इधर उधर देखकर। फिर आखिरकार वापस जाने के लिए बस स्टॉप पर आकर बस का इंतजार करने लगते हैं कि अगली बस कब आएगी और कब हम दोनों घर जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये दोनों इस बात से ज्यादा परेशान होते हैं कि अब इन्हें फिर से 13 घंटों का सफर करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के बाद बस आती है और वो दोनों बस में बैठकर मुंबई आ जाते हैं, जिसके बाद पूरी रात इनकी सफर में निकल जाती है। अब घर आते आते इन्हें सुबह हो जाती है, जिस वजह से गोपाल जल्दी से अपने काम पर चला जाता है। अब उमा के हाथ में अभी भी इसकी शादी वाली चूड़ियां होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा शोर शराबा करके उसे परेशान कर रही होती है। इसलिए अब उमा एक मोची के पास जाती है और उससे अपनी चूड़ियां तुड़वा लेती है। फिर देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और वो शादी वाला दिन आ जाता है, जिसके बारे में गोपाल ने उमा को बताया था। अब उमा को लगता है कि वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगेगा और आखिरकार वो थोड़ा चैन से सांस ले पाएगी। तो इस तरह अब गोपाल उमा को अपने उस रिश्तेदार की शादी में ले जाता है, लेकिन इस शादी में उमा को इतना मजा नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो बोर होने लगती है। इसी बीच उसे एक मच्छर मारने वाली मशीन दिखती है, जिसे देखकर वो वहाँ से उठकर मशीन की तरफ चली जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सुबह होने के बाद उमा जब उल्टी करने लगती है तो गोपाल इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। तो उमा कहती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद रात में शादी में मैंने कुछ उल्टी सीधी चीजें खा ली होंगी, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अपने काम पर जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी।
इस तरह अब थोड़ी देर बाद गोपाल जब अपने काम पर चला जाता है तो उमा वापस से घर में ऐसे ही बैठी रहती है, एकदम चुपचाप, एकदम शांत। और इसी बीच उसे सिगरेट की तलब लगती है, लेकिन दिन होने की वजह से वो बाहर सभी के सामने सिगरेट नहीं पी सकती थी। और अंदर पीना इसलिए मुमकिन नहीं था क्योंकि उस कमरे से धुआं बाहर निकल ही नहीं सकता था बिना दरवाजा खोले। लेकिन फिर उसका दिमाग चलने लगता है और वो सीधा एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर वहाँ जो पौधे रखे होते हैं उन्हें एक एक करके चुराकर उसे अपने घर पर ले आती है। वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उसका मानना था कि सिगरेट पीने से कमरे का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, जिसे वो इन पौधों से मेंटेन करती रहेगी। तो इस तरह अब उमा उन पौधों के बीच में बैठकर सिगरेट पीने लगती है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो इससे भी ऊब जाती है। इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलकर पता नहीं किधर किधर जाकर भटकती रहती है, कभी रेलवे स्टेशन, कभी सड़क, तो कभी फुटपाथ पर। और इस तरह जब उमा एक सोशल पार्क के पास जाती है तो इसके अगल बगल से इसे रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि लैला मजनुओं की आवाजें होती हैं। इसलिए अब उमा इन लोगों का रोना ना देखते हुए सामने वाली किसी कंपनी के अंदर जाकर बैठ जाती है। असल में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मन ऐसा क्यों है, और उसे भी नहीं पता था कि आखिर वो किस चीज को ढूंढ रही है, ये सब क्यों कर रही है। इस तरह अब वो उस कंपनी के किसी शख्स से कोई काम मांगने लगती है, जिस पर वो आदमी उसका हुलिया देखते हुए कहता है कि तुम साफ सफाई का काम कर सकती हो ना, क्योंकि यहाँ पर यही काम मिलेगा तुम्हारे लिए। तो उमा कहती है, हाँ यही तो काम है जो मुझे आता है। वो मन ही मन यही सोचती है कि आखिर उसे सिर्फ एक ही काम आता था और आज उसे उसी काम की जॉब भी मिल चुकी है। तो इस तरह से उमा रात भर वहीं पर सारे ऑफिस की अच्छी तरह से सफाई करती है और सारा काम खत्म होने के बाद वो उस बाल्टी और झाड़ू को वहाँ नहीं छोड़ती, बल्कि अपने साथ लेकर घर जाने लगती है। अब वहीं पर कंपनी का वॉचमैन भी होता है और उसका भी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका होता है। वो भी साइकिल के जरिए अपने घर जा रहा होता है। इसलिए वो उमा से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड उमा को अपनी साइकिल पर बैठाकर ले जाने लगता है। और अब हमें पता चलता है कि असल में इस ऑफिस से उमा के घर की दूरी पूरे 4 घंटे की होती है। फिर सुबह होने के बाद उमा शीतल से मुलाकात करती है, जिसके बाद वो दोनों इधर उधर घूमने लगते हैं। और फिर शाम होने के बाद उमा फिर से बाल्टी झाड़ू लेकर अपने काम पर जाने लगती है और पूरी रात फिर से वो ऑफिस अच्छे से साफ करती है। अब सुबह होने के बाद उमा और शीतल दोनों बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं और इसी गपशप के दौरान शीतल उमा से गोपाल के बारे में पूछती है कि आखिर तुम दोनों की शादी कैसे हुई। तो उमा कहती है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और बचपन में साथ ही रहे हैं, इसलिए हमारे घर वालों ने हम दोनों की शादी कर दी। अब इसी बीच बातों के दौरान शीतल कहती है कि उमा तुम दिन पर दिन पतली होती जा रही हो, क्या बात है। तो उमा कहती है, अरे बस मेरा पेट खराब है और कोई बात नहीं। खैर अब उसी रात उमा जब अपने काम पर जा रही होती है तो इसे रास्ते के बीच में कुछ ट्रांसजेंडर्स नजर आते हैं और तभी उन्हीं में से एक ट्रांसजेंडर उमा से पूछता है कि क्या रे चिकनी, कौन सी क्रीम लगाती है जो चांद जैसी चमक रही है। लेकिन उमा के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता, जबकि कोई सामान्य लेडी होती तो उसका एक्सप्रेशन अलग हो जाता। इसलिए अब वो इसका कोई जवाब नहीं देती और उल्टा अनकंफर्टेबल होकर चुपचाप वहाँ से भाग निकलती है। अब इसी बीच उस ऑफिस का वॉचमैन ये ऑब्जर्व करता है कि उमा की तबीयत थोड़ी सही नहीं है और वो दिन पर दिन दुबली हो रही है। तो इसीलिए वो उसे दिखाने के लिए जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता होगा, इसलिए बेचारी सूखी जा रही है। लेकिन जब डॉक्टर उमा का चेकअप करता है तो वो बताता है कि इसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बुखार है, इसीलिए मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे दे देना, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। खैर सुबह होने के बाद उमा घर आती है और शीतल से मिलने के लिए जाती है। लेकिन आज शीतल उसे बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रही हूँ, इसीलिए तू अब अपने आदमी के पास रहना। इस बीच वो ये कहते हुए उसकी फिक्र भी करती है कि पता नहीं अब तू अपना ध्यान कैसे रखेगी। तो इस तरह आज शाम उमा जब अपने घर पर आती है तो गोपाल थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है, जिसे देखकर उमा थोड़ी देर के लिए स्टैच्यू बन जाती है और फिर एकदम से अपनी बाल्टी और झाड़ू लेकर फिर से काम पर जाने लगती है। अब ऑफिस आने के बाद उमा यहाँ अपना काम खत्म कर लेती है और देखती है कि वो वॉचमैन उस बिल्डिंग के ऊपर जा रहा है। तो इस तरह अब उमा भी उसके साथ ऊपर जाने लगती है और कहती है कि थोड़ी देर बातचीत के बाद मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ ये दोनों थोड़ी देर तक नहीं बैठते, बल्कि पूरी रात ऐसे ही अलग बैठकर गुजार देते हैं। और फिर सुबह होने के बाद उमा जब अपने घर जा रही होती है तो हम देखते हैं कि उन्हीं ट्रांसजेंडर्स में से एक ट्रांसजेंडर आज उमा को अपने पास बुलाती है और उमा को चाय देते हुए वो उससे थोड़ी बातचीत करने लगती है। अब यहाँ पर वैसे तो शांति होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उमा के कानों में कोई आवाज गूंजने लगती है। और उसके बाद उमा जब कहीं बाहर घूमने के लिए जाती है
तो इतनी कड़ी धूप होने के बाद भी इसे ठंड लग रही होती है। तभी अचानक एक बहुत ही मॉडर्न लड़की उमा के पास आकर इससे पूछती है कि तुम कौन सी क्रीम लगाती हो, तुम्हारी स्किन बहुत ही ग्लोइंग है। हालांकि उमा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। फिर घर आने के बाद उमा सबसे पहले कंबल वगैरह ओढ़ती है ताकि उसे ठंड ना लगे और फिर वो वापस अपने घर से बाहर आती है। इसके बाद रात होने पर उमा और गोपाल जब दोनों सो रहे होते हैं तो उमा को नींद नहीं आती। आज वो काम पर नहीं गई थी क्योंकि उसकी तबीयत उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। तो इस तरह से वो रात को टहलने के लिए घर से बाहर आती है, लेकिन वो आवाजें अब भी उसको परेशान करती रहती हैं। इसलिए अगले दिन हम देखते हैं कि वो कानों के डॉक्टर के पास जाती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मेरे कानों में कोई आवाज बहुत ही ज्यादा गूंज रही है और कब से बंद नहीं हो रही, ये मुझे सोने भी नहीं देती। अब चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे दोनों कान एकदम ठीक हैं, लेकिन शायद फिलहाल में आए बुखार की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। इस तरह से अब वो उसे थोड़ी सी दवाइयां देकर वापस भेज देता है। अब उमा वहां से घर के लिए निकलती है, लेकिन इसी बीच वो रास्ते में ही किसी जगह सीढ़ियों पर लेट जाती है और रात को वहीं सो जाती है। फिर सुबह होने के बाद जब धूप उसके ऊपर पड़ती है तब जाकर उसकी नींद खुलती है। अब अपने होश संभालते हुए वो फौरन घर वापस लौटती है और जैसे ही वो जब घर आती है तो गोपाल उसे थोड़ा खाना खाने के लिए देता है। हालांकि उमा उससे कहती है कि मुझे भूख नहीं है क्योंकि मेरे पेट में अभी भी गड़बड़ चल रही है। अब गोपाल बोलता है कि उमा, मैंने तुम्हें कभी खाते हुए नहीं देखा। तो उमा इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर रात होने के बाद दोनों घर के बाहर आकर सिगरेट पीने लगते हैं और तभी अचानक उमा बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। अब गोपाल पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो उमा कहती है कि अभी अभी वो बादल उस तारे को निगल गया। अब ये सुनते ही गोपाल कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लेकिन उमा नहीं मानती। अगली रात उमा ऑफिस जाकर अपने साफ सफाई के काम करती रहती है और अचानक काम करते करते बेहोश होकर खुद ही नीचे गिर जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो ये उठकर खुद अपने घर आने लगती है, वही झाड़ू और बाल्टी लेकर। लेकिन तभी रास्ते के दौरान उमा को एक बकरी का बच्चा नजर आता है। तो पता नहीं उमा को क्या हो जाता है, वो फौरन उसे मारकर उसका खून पीने लगती है और फिर उस बकरी के बच्चे को सॉरी बोलकर उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। इसके बाद घर आने पर वो गोपाल को एक जोर से किस करके सो जाती है, जैसे वो खून पीना उसे बहुत अच्छा लगा हो। फिर सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि उमा फिर से कंबल ओढ़कर वापस से उसी जगह पर जाकर बकरी के बच्चे का खून देखने लगती है जहां उसने उसे मारा था। अब उसी शाम उमा घर पर आकर गोपाल का बचा हुआ खाना खाने लगती है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद ही उमा उल्टी करने लगती है। अब उमा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। लेकिन तभी अचानक वो एक झाड़ी में घुसकर एक परिंदे को पकड़कर उसका भी खून पीने लगती है। अब उस परिंदे के मरने के बाद उमा उसको अपने घर पर लाकर अपने कपड़े में लपेटकर एक डिब्बे में रख देती है और उस डिब्बे को बेड के नीचे छुपा देती है। अब उमा बार बार ऐसा ही करने लगती है, यानी किसी चिड़िया या परिंदे को पकड़कर उसे मारकर उसका खून पीती रहती है और हर बार सॉरी बोलकर उसकी बॉडी को अपने घर पर लाकर कपड़े में लपेटकर डिब्बे में रखती रहती है। इस बीच अब एक दिन गोपाल उमा से कहता है कि उमा, घर में तुम्हें कोई अजीब सी महक नहीं आ रही? तो उमा कहती है, अरे गोपाल, ये शहर ऐसा ही है, पूरा बदबूदार, जाओ तुम काम पर जाओ। अब गोपाल के काम पर जाने के बाद उमा के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। वो देखती है कि उसने जिन जिन परिंदों को मारा उनका खून पिया था, वो अब जिंदा होकर उसके घर में घूम रहे हैं। अब उसी रात उमा मरे हुए उन सारे परिंदों को एक कचरे की गाड़ी में डाल देती है और फिर सुबह होने के बाद कंबल ओढ़कर एक पीसीओ के पास जाकर गोपाल के पास कॉल करती है। यहाँ उन दोनों के बीच में बाकी लोगों की तरह घंटों तक बातें नहीं होती, बल्कि यही बातें होती हैं कि तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और बस बात खत्म। फिर रात होने के बाद गोपाल जब घर पर आता है तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ बातें बताने वाले होते हैं, लेकिन गोपाल कहता है कि पहले तुम बताओ। तो इस तरह अब उमा गोपाल को आराम से बैठाकर कहती है कि मैं जो तुम्हें बोलने वाली हूँ वो तुम्हें अजीब तो लगेगा, मगर यही सच है। तो इस तरह से उमा उसे एक सच बताती है, लेकिन क्या बताती है वो हमें मूवी में दिखाया नहीं जाता। अब उमा की बातें सुनकर गोपाल शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि हमारे घर मेरे फ्रेंड आने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा ख्याल रखना। इस तरह अब झूठी स्माइल रखकर ये दोनों घर आए मेहमानों का वेलकम करने लगते हैं और इसके बाद ये चारों समंदर किनारे घूमने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन चारों के बीच में कुछ खास बातें नहीं हो रही होती। हालांकि गोपाल के फ्रेंड और उसकी बीवी के बीच में तो बातें होती रहती हैं, लेकिन उमा और गोपाल दोनों चुपचाप बैठकर इन दोनों को देखते रहते हैं। अब गोपाल के दोस्त के पास एक कुत्ता होता है, लेकिन उमा एकदम से कहती है कि क्या मैं इसे घुमाने के लिए ले जाऊं?
तो इस तरह से वो उसे घुमाने के लिए ले जाती है, लेकिन किसी बच्चे को देकर चली आती है और फिर गोपाल के दोस्त के पास आकर बोलती है कि आपका कुत्ता भाग गया है, आप ढूंढ लीजिए, मुझे तो अब वो दिख भी नहीं रहा। खैर, अब आज संडे होने की वजह से ये दोनों पूरा शहर इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर रात होने के बाद मेट्रो स्टेशन पर आ जाते हैं। फिर वहाँ उमा एक कैंडी को देखकर गोपाल को खरीदने के लिए बोलती है, जिस पर वो उमा से कहता है कि तुम ट्रेन में जाकर सीट ढूंढो, मैं अभी लेकर आता हूँ। इस तरह जब गोपाल कैंडी लेकर ट्रेन के पास आता है तो ट्रेन कब की जा चुकी होती है। फिर बहुत देर बाद गोपाल जब घर आता है तो उमा भी अभी बैठी होती है। अब वो उससे पूछती है कि तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, तो गोपाल बताता है कि मैं वहाँ से भागते भागते पैदल ही आ रहा हूँ। जिस पर उमा बोलती है कि अरे दूसरी ट्रेन आ जाती ना, तो तुम उसे पकड़कर चले आते। तो गोपाल कहता है कि मैंने उतना सोचा ही नहीं, बस भाग निकला। तो इस तरह से गोपाल बची हुई कैंडी उमा को देता है, लेकिन उमा उस कैंडी को बिना खाए फेंक देती है। इसके बाद वो दारू पीकर गोपाल से किस मांगती है और कुछ ही सेकंड्स में झट से दोनों किस करके हट जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं और आखिर में सो जाते हैं। लेकिन इस बीच हमें पता चलता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे तो इस बीच गोपाल के साथ कुछ होता है। फिर सुबह होने के बाद उमा देखती है कि उसने जो परिंदे कचरे की गाड़ी में फेंक दिए थे, वही परिंदे इसके बेड के नीचे से बाहर आ रहे हैं। अब ये देखकर वो काफी डर जाती है और जल्दी से गोपाल को जगाने लगती है। मगर यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि गोपाल पता नहीं कब का मर चुका होता है और उमा को एहसास होता है कि वो पता नहीं कब से उसकी लाश के साथ ऐसे ही सोई थी। इस तरह अब वो पैनिक कर जाती है और उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि अब मैं क्या करूं। अब ऐसे ही 3-4 दिन गुजरने के बाद वो वॉचमैन उमा के घर आता है उसका हालचाल पूछने के लिए, मगर उमा अपनी तबीयत का बहाना बनाती है और घर का दरवाजा ही नहीं खोलती। अब वॉचमैन थोड़ा शक करते हुए गोपाल की फ्रेंड की वाइफ से जाकर पूछता है कि ये दोनों नजर नहीं आ रहे, क्या बात है। तो वो बोलती है कि हाँ, ये दोनों कई दिनों से नजर नहीं आ रहे, कुछ पता नहीं, होगी कोई बात। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उमा गोपाल की लाश को कमरे के एक कोने में बैठा देती है और साथ ही उसे फूलों से सजा देती है। इसके बाद वो उसके आसपास दिए जला देती है और गले में लाइटों का हार भी पहना देती है, जैसे गोपाल कोई भगवान हो। अब दिन पर दिन गोपाल की लाश डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, जबकि उमा अपने घर से बाहर नहीं जाती और इतनी सारी अगरबत्तियां जलाती रहती है कि कमरे की स्मेल बाहर तक ना जाए। फिर एक रात काफी सारी बकरियां उमा के पास आकर मैं करके चिल्लाने लगती हैं, जिसके बाद उमा बहुत ही मुश्किल से उन सारी बकरियों को अपने घर से बाहर लाकर किसी जगह पर ले जाने लगती है। और तभी वापस आने पर उमा ये देखती है कि उसके घर के दरवाजे पर किसी ने डायन लिखा हुआ है। फिर जब वो अपने घर के अंदर जाती है तो इस बीच गोपाल की फ्रेंड की वाइफ भी उसके पीछे पीछे चुपके से घर के अंदर आ जाती है। अब घर के अंदर गोपाल की लाश को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन उमा उससे कहती है कि तू सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी प्यासी हूँ, लेकिन तू इसके लायक नहीं है। और ऐसा कहकर वो उसको मार देती है और खुद भी बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद होश में आने पर उमा ये ऑब्जर्व करती है कि उसकी पड़ोसन शीतल गांव से वापस आ गई है। अब ये दोनों अपनी अपनी दीवारों पर कान लगाकर एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। फिर शीतल उसे बताती है कि जब मैं गांव से वापस आई तो मैंने मोहल्ले के लोगों से ये सुना कि इस घर में डायन रहती है, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग बेवकूफ हैं, तो इनसे बात नहीं करती ना, इसलिए ये तुझसे जलते हैं। अब ये सुनकर उमा हंसने लगती है और शीतल से एक छोटी सी मदद मांगती है कि मुझे एक बड़ा सा आरा चाहिए। इस तरह उमा आरा मांग कर पहले उस औरत के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है और फिर आधी रात को उसके टुकड़ों को किसी एरिया में ले जाकर डाल देती है। अब इसी एरिया में कुछ बकरियां होती हैं जिसे उमा ने कुछ दिन पहले छोड़ा था। तो हम देखते हैं कि अब वो बकरी उस लाश को खाने लगती हैं। फिर अगले दिन उमा उस ट्रांसजेंडर से मिलकर उससे भी एक मदद मांगती है, जिसके बदले में ट्रांसजेंडर उससे पूछती है कि पहले तो मुझे ये बता कि तेरी खूबसूरती का राज क्या है, तभी मैं तेरी मदद करूंगी। तो उमा कहती है कि ये तो बहुत कठिन रास्ता है, इसलिए तुम इस बारे में नहीं पूछती तो बेहतर था, लेकिन तुमने अब पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद वो ट्रांसजेंडर किसी ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उससे उस बारे में बात करने लगती है जिस बारे में उमा ने उससे हेल्प मांगी थी। दरअसल उमा गोपाल की लाश को लेकर वहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए इस तरह उसकी लाश ले जाने के लिए फाइनली इस ट्रक ड्राइवर से बात हो जाती है। फिर वो ट्रक ड्राइवर उमा को किसी जगह पर लाकर ड्रॉप करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहीं तक ला सकता हूँ, अब इससे आगे मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि उमा गोपाल की लाश को किसी सुनसान जगह पर लाकर उसे जला देती है और सुबह होने के बाद भी वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन तभी अचानक एक अघोरा वहां आकर गोपाल की लाश की राख को अपने जिस्म पर लगा लेता है
और साथ ही उमा के पास जाकर थोड़ी राख उसके चेहरे पर भी लगा देता है, जिससे उमा को भी एक अजीब सा सुकून और शांति मिलती है। इसके बाद वो बची हुई राख अपने पास रख लेती है और वापस पैदल अपने रास्ते चल देती है। लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद उमा को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी औरतों के आश्रम पर है, जो कि असल में औरतों का बौद्ध मठ होता है। फिर एक लेडी उमा को थोड़ा खाना देकर कहती है कि हम लोग जानवर नहीं खाते, इसलिए हम लोगों के पास यही है। लेकिन उमा फिलहाल इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं रात होने तक यहाँ रुक सकती हूँ। तो इस पर एक लेडी मॉन्क कहती है कि जब तक आपका मन चाहे तब तक आप यहाँ रुक सकती हो। और इस तरह से अब उमा यहीं पर रहने लगती है। अब वापस आते वक्त नीचे गिरने की वजह से उमा की नाक टूट चुकी होती है, इसलिए एक मॉन्क उसकी नाक की मरहम पट्टी करने लगती है। इसके बाद वो वहीं के किसी फोन से शीतल के पास कॉल करके बोलती है कि मैं मुंबई वापस आ रही हूँ, इसलिए मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। तो इस तरह से अब उमा रात होने के बाद मुंबई वापस आती है। लेकिन तभी वो देखती है कि मोहल्ले के लोग हाथ में आग लेकर उस घर के बाहर खड़े हैं। इसके बाद जब मोहल्ले के लोग उमा के घर का दरवाजा खोलते हैं तो काफी सारी चिड़ियां उस घर से बाहर निकलती हैं। और जब उमा ये सब देखकर वहां से भागने वाली होती है तभी एक पुलिस वाला और एक पंडित उमा को घेर लेते हैं। अब पंडित यहाँ पर गंगा जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस पर छिड़कने वाला होता है कि तभी पीछे के पोल से चिंगारी आने लगती है। अब ये देखकर वो पंडित और पुलिस वाला दोनों बहुत डर जाते हैं और उमा के पैरों में गिर जाते हैं। तो इस बात का फायदा उठाकर उमा वहाँ से भागने लगती है, जबकि हम देख पाते हैं कि दूसरी गली में बिजली मिस्त्री वाले करंट का काम कर रहे थे, जिस वजह से उमा के पास शॉर्ट सर्किट हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि उमा को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने वाले लोग शीतल और इसके फ्रेंड होते हैं। वो इसे किडनैप करके अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं ताकि उमा किसी को नजर ना आए। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी मोहल्ले के लोग आकर इस गाड़ी को रोक देते हैं। अब उमा गाड़ी से उतरकर इन लोगों के सामने जाती है और तभी एक शख्स उससे कहता है कि तुम एक जानवर हो। तो उमा उससे कहती है कि इंसान होना बहुत मुश्किल है, क्या करूं, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से वो उन सारे लोगों को डराकर वहां से भेज देती है। इसके बाद शीतल और उसके फ्रेंड उमा को रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप करते हैं और फिर उमा एक ट्रेन पकड़कर वहां से जाने लगती है। शायद वो इस वक्त हिमालय की तरफ जाने वाली होती है। अब इस बीच जब वो ट्रेन से बाहर झांककर देखती है तो उसे बहुत सारी बकरी अपनी ट्रेन के पीछे आती हुई दिखती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ही खास लग सकती है, जबकि कुछ को ये मूवी बकवास लग सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इसको किस कॉन्टेक्स्ट के साथ देख रहा है। लेकिन मैं इस मूवी को एक लेडी को पिंजरे में कैद करके रखने वाली और लोगों की सोच का आईना दिखाती हुई मूवी मानता हूँ। उमा को जैसी जिंदगी की एक्सपेक्टेशंस थी वो उसे नहीं मिली। ऊपर से अकेलेपन और अंधेरे ने उसको पूरी तरह से डिप्रेस कर दिया। अब एक सवाल ये आता है कि वो वैम्पायर कैसे बनी। तो मूवी में इसका कोई खास रीजन नहीं दिया गया है, लेकिन एक पॉइंट पर हम याद कर सकते हैं कि जिस दिन से वो उस शादी से लौटी थी तभी से उसे ये सब होना शुरू हुआ था। और वो कोई सिंपल वैम्पायर नहीं थी, बल्कि वो जिसे भी मारती थी या मान लो जिसका भी खून पीती थी वो वापस जिंदा हो जाता था और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता था, जैसे हमने बकरी और बाकी चिड़ियों को देखा था। और यही वजह थी कि उसने उस लेडी के टुकड़े किए थे, ना कि उसका खून पिया था, क्योंकि वो उसको वापस से जिंदा करना नहीं चाहती थी। और ये बात उसने कही भी थी कि मैं प्यासी हूँ लेकिन तुम ये मौत डिजर्व नहीं करती। ये फिल्म हमें सुपरनैचुरल थीम से लेकर एक सेंसिबल टॉपिक के बीच में घुमाती है, यानी जिसको जो कैच करना है वो उस चीज को कैच करके मूवी को पकड़ सकता है। हालांकि इस मूवी के इर्द गिर्द कई थ्योरीज बनाई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन को यहीं पर विराम देता हूँ और थ्योरीज के लिए कमेंट बॉक्स छोड़ देता हूँ जिसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।